नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। खेल दिवस पर धामी सरकार ने खिलाड़ियों को दिया बड़ा तोहफा। खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना की हुई शुरुआत। खिलाड़ियों को हर महीने मिलेगी प्रोत्साहन राशि। फेस्टिव सीजन में एक्टिव हुए मिलावटखोर। डेयरी में बेचा जा रहा मिलावटी सामान। खाद्य विभाग की जांच में फेल हुए सैंपल। व्यापारियों के खिलाफ लिया एक्शन। अब रोजाना 2 घंटे जनता से मिलेंगे सभी जिलों के जिलाधिकारी। सीएम धामी ने दिए सख्त निर्देश। आम नागरिकों की समस्याएं दूर करने की कवायद। अब हल होगी समस्या। उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरकत में स्वास्थ्य महकमा। 2 अस्पताल में परखी गई व्यवस्था। जल्द अस्पताल प्रशासन को दी जाएगी जंबो पैक मशीन। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं खेल दिवस से। मंगलवार को खेल दिवस के मौके पर धामी सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना की सौगात दी। आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सीएम खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत खिलाड़ियों को हर महीने 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके साथ ही खिलाड़ियों को खेल का सामान खरीदने के लिए हर साल 10,000 रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि खिलाड़ियों के दैनिक भोजन भत्ता में भी इजाफा किया गया है। सीएम ने कहा कि जल्द राजधानी देहरादून और पिथौरागढ़ में खिलाड़ियों के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना आज प्रारंभ की गई है और इसके साथ साथ जो हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए दैनिक भोजन भत्ता जो 250 रुपये था उसको बढ़ाकर 480 रुपये प्रतिदिन करने का भी हम लोगों ने आज निर्णय लिया है। साथ में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं जो साधारण किराया और स्लीपर रेल से जाया करते थे उसको बढ़ाते हुए AC 3 टायर और ट्रेन में AC बस दोनों की जो है आगे व्यवस्था की जाएगी। इसमें आज इसकी घोषणा की है। आज अपने आप में आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस है और उस जन्मदिवस को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज इस राष्ट्रीय खेल दिवस के माध्यम से आज खिलाड़ियों का दिन है, आज खेल का दिन है और उस खिलाड़ी और खेल के दिन को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से बहुत सारे बच्चे जो 8 से 14 वर्ष तक के हैं, बहुत सारे बच्चे जो 14 से 23 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको खेल प्रोत्साहन राशि आज जो है देते हुए उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के विकास और आम जनता की समस्या को लेकर बेहद गंभीर हैं। यही कारण है कि अब उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को जनता की समस्या सुनने और हल करने के निर्देश दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। आम जनता की अब होगी सुनवाई। जिलाधिकारियों को सीएम धामी का निर्देश। जिलाधिकारी सुनेंगे जनता की समस्या। आम जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां बेहद गंभीर नजर आते हैं और जिलों से लेकर मुख्यमंत्री आवास में भी आम जनता की समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं, तो वहीं हर सोमवार को जिलाधिकारियों के लिए भी पहले से ही जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुनने के आदेश है, जिसके तहत जिलाधिकारी जनता की समस्याओं को सुनते भी हैं। लेकिन अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर कार्य दिवस पर जिलाधिकारियों को 2 घंटे जनता की समस्याओं को सुनने के निर्देश दिए हैं, जिसकी सराहना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जो समस्या जिला स्तर की है वो जिला स्तर पर उसका समाधान हो और बड़े कड़े निर्देश उन्होंने सभी जिलाधिकारी को दिए हैं कि जन समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर, जिन समस्याओं का समाधान उनके स्तर पर नहीं हो पा रहा है वो शासन को उस विषय को भेजे और जो परिधि में आते हैं जो कार्य वो कार्य धरातल पर उतारे जाएंगे। जनता की समस्याओं को सुनने का क्रम मुख्यमंत्री जी ने निर्धारित किया है तो स्वागत योग्य है। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां आम जनता की समस्याओं का समाधान लगातार कर रहे हैं, तो वहीं प्रभारी मंत्री भी जिलों में जाकर आम जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं।
वो अच्छी पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी की। देखिए, जब मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगा रहे हैं, जब मंत्री अपने प्रभारी जिलों में जाके जनता के बीच में बैठ रहे हैं, तो अधिकारी को भी जनता के बीच में बैठने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और जब अधिकारी भी जनता के बीच में जाएंगे और डीएम के स्तर का अधिकारी जब जनता के बीच में बैठेगा, तो कहीं ना कहीं उनके कामों को धरातल पर उतारने में तेज़ी होगी। अधिकारियों में एक सीरियसनेस रहेगी कि सबसे बड़ा जो अधिकारी जिले का है वो जिलाधिकारी है। जब वो जनता के बीच में बैठ के जनता की समस्याएं सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है काम धरातल में जल्दी उतरेंगे और एक अच्छी पहल है मुख्यमंत्री जी की, सराहना करनी। उत्तराखंड में आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जहां 1905 हेल्पलाइन नंबर महत्वपूर्ण साबित हो रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद भी जनता की समस्याओं को सुनने के साथ ही मंत्रियों और जिलाधिकारियों को भी समय समय पर निर्देश जारी करते रहते हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार जो निर्देश मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को दिए हैं, आखिर कब से जिलाधिकारी उसका पालन करते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों पर संकट के बादल गहरा रहे हैं, इसका इशारा शिक्षा मंत्री दे चुके हैं। वहीं बीजेपी के विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री इस फैसले को गलत ठहरा रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने उत्तराखंड की नकल कर अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में बेहतर टीचर और बेहतर सुविधाएं देनी चाहिए। पांडे ने कहा कि अगर अटल उत्कृष्ट विद्यालय बंद होते हैं तो ये दुर्भाग्य है। इसकी समीक्षा में ये आया कि अभिभावक चाहता है कि जीवन हमारा जैसा बीतना था बीत गया, लेकिन हमारे बच्चे पढ़े लिखे होने चाहिए। उनके लिए अभिभावक प्रयास करता है, मेहनत करता है और अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का काम लोग चाहते हैं। हमने कोशिश की और इसीलिए सरकारी स्कूलों में से हिंदी मीडियम होने की वजह से छात्र संख्या प्रतिवर्ष घटती गई और पब्लिक स्कूल सीबीएसई बोर्ड की वजह से और इंग्लिश मीडियम होने की वजह से छात्र संख्या घटती गई। प्रदेश कांग्रेस बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सत्ताधारी दल को घेर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बीजेपी नेताओं पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जिला प्रशासन के जरिए बीजेपी उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर विपक्षी दलों की आवाज दबाने का काम कर रही है। गरिमा दसोनी ने कहा कि बीजेपी ये जान चुकी है कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है। देखिए, बेसिकली आज का जो हमारा मुद्दा था वो था बागेश्वर उपचुनाव में सत्ताधारी दल के द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को लेकर। वहाँ कांग्रेस के पोस्टर बैनर आधे घंटे के अंदर फाड़ दिए जा रहे हैं, वहाँ हमारी गाड़ियों का चालान बेवजह कराया जा रहा है, वहाँ हमारे प्राइवेट कार में अगर हमारे 4 युवा या 4 महिलाएं भी प्रचार के लिए निकल रही हैं तो उनके गले में यदि पटका है तो परमिशन मांगा जा रहा है कि परमिशन कहाँ है। उसके अलावा वहाँ पत्रकार बंधुओं के साथ जो किया जा रहा है वो अपने आप में निंदनीय है, भर्त्सनीय है। बागेश्वर के बाहर के कोई भी पत्रकार बागेश्वर उपचुनाव को कवर नहीं कर सकते। ये डीएम साहिबा का मैंने बयान अभी सुना। उत्तराखंड में एक के बाद एक जमीनों के फर्जीवाड़े का खुलासा हो रहा है। जमीनों के दस्तावेज में हेराफेरी को लेकर हाल में जिस नामी वकील कमल विरमानी की गिरफ्तारी हुई है, उसके तार सफेद पोश के साथ ही कई रसूखदारों से भी जुड़े हैं। यानी कि जमीन फर्जीवाड़े का खेल बड़े स्तर पर खेला गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या जमीन घोटाले में अब सीबीआई जांच होगी? रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में जमीन फर्जीवाड़े का खुलासा, भूमाफिया की खुलने लगी पोल, पुलिस गिरफ्त में नामी वकील कमल विरमानी, कई बड़े रसूखदारों से जुड़े वकील विरमानी के तार। क्या जमीन घोटाले की होगी अब सीबीआई जांच? उत्तराखंड में सरकारी जमीन हो या फिर आम जनता की गाड़ी कमाई से खरीदी गई जमीन, भूमाफियाओं ने जमीनों को ठिकाना लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लंबे समय से जमीन के दस्तावेजों के साथ हेराफेरी कर भूमाफिया फर्जीवाड़ा करते रहे और करोड़ों रुपयों को ठिकाना लगाते रहे। लेकिन अब इस मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। देहरादून में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कर करोड़ों नकारने के आरोप में शहर के नामी वकील कमल विरमानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरह से वकील विरमानी का नाम सामने आया है जमीन फर्जीवाड़े में, ऐसे में समझना कठिन नहीं कि आगे और किस किस की सम्मिलितता मामले में पाई जा सकती है। जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि वकील कमल विरमानी का कई बड़े लोगों के साथ संपर्क रहा है। सफेद पोशों या फिर रसूखदार वकील विरमानी का इनके साथ उठना बैठना रहा है। ऐसे में ये कहना कि जमीन फर्जीवाड़े में वकील विरमानी पर कार्रवाई की जाएगी, शायद ये संदेह पैदा करने जैसा होगा।
क्योंकि जिसके तार बड़े रसूखदारों से, सफेद पोशों से जुड़े हों, भला उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब मामले में सीबीआई जांच होगी। जिस तरह से उत्तराखंड की जमीनों को भूमाफियाओं ने ठिकाना लगाया है, क्या मामले में गंभीरता दिखाते हुए सीबीआई जांच नहीं बैठा देनी चाहिए। क्योंकि जमीन फर्जीवाड़े का खेल कुछ दिनों पुराना नहीं है, बल्कि सालों से भूमाफिया इसे अंजाम देते आ रहे हैं, करोड़ों रुपए डकार चुके हैं। ऐसे में निश्चित ही मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। देखिए, अभी तक 2 एफआईआर हो चुकी हैं और बाकी भी होने की संभावना है। 1-2 एफआईआर इसमें और इससे पहले भी हुई थी जो सिमिलर, जिसमें अभियुक्त सेम हैं। तो ये जो है जिला लेवल पर एसआईटी बनाई गई है इस पर ट्रैफिक की अध्यक्षता में, और वो अपना काम कर रही है। अभी तक 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एसएसपी को भी कह दिया गया है कि पूरा किसी भी हालत में कोई भी दोषी बचने न पाए, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी कहा गया है कि रेगुलर इसकी समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी आदमी कितनी भी ज़्यादा पहुँच वाला हो बचने न पाए। बता दें कि जमीनों के दस्तावेजों के साथ हेराफेरी मामले में एसआईटी की जांच चल रही है। एसआईटी कई दिनों से वकील कमल विरमानी का पीछा कर रही थी और आखिरकार कमल विरमानी तक पहुंचने में कामयाब रही। कमल विरमानी को फर्जी रजिस्ट्रियों के खेल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। देहरादून के इस वकील ने अपने मुंशी और वकील इमरान के साथ मिलकर करोड़ों का फर्जीवाड़ा कर डाला। इस मामले में अभी तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जांच में पता चला है कि विरमानी ने 20 से ज्यादा फर्जी रजिस्ट्रियां कराने में गिरोह की मदद की और इन जमीनों को माफिया के नाम कर दिया। इसके एवज में करोड़ों रुपए लिए गए। तो ऐसे में सवाल है कि जमीन फर्जीवाड़े मामले में क्या अब सीबीआई जांच होगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। पौड़ी पहुंचे उत्तराखंड शासन सचिव विनोद प्रसाद रतूड़ी का महिला समूह ने राखी बांधकर उनका स्वागत किया। महिला सचिव को बांधी गई राखी चीड़ के पेड़ की पत्तियों और चावल से तैयार की गई है। उनकी इस कला की सराहना सचिव ने भी की। अपने दौरे को लेकर सचिव ने कहा कि सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत अधिकारियों से जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली। वहीं महिला समूह ने अपने बनाए गए उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। ये प्रोग्राम है सरकार का, सरकार जनता के द्वार, उसके तहत सचिवों को हर जनपद में भेजा जा रहा है। उसमें जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है भारत सरकार के प्रोग्राम है, और जो प्रोग्राम या योजनाएं इफेक्ट डाल सकती हैं, जनता की समस्याओं का समाधान कर सकती हैं या उनकी इनकम को बढ़ा सकती हैं, उन योजनाओं की समीक्षा चल रही है। उसमें डीएम साहब यहाँ पे हैं। और जहाँ तक आपदा की बात है तो आपदा परिचालन केंद्र डीएम साहब ने अपने नज़दीकी बनाया है जहाँ वो रहते हैं, तो उससे बड़ा फायदा हो रहा है इसमें। राजधानी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज पहुंचे स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने अस्पताल की व्यवस्था को परखा। स्वास्थ्य सचिव ने पैथोलॉजी सेंटर, ब्लड बैंक, डेंगू वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों से भी अस्पताल की व्यवस्था को लेकर जानकारी ली। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि अस्पताल में जंबो पैक मशीन की जरूरत है, जो जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड में डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बढ़ रहे डेंगू के मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। देखिए, डेंगू मैनेजमेंट को लेके शासन प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है, और इसी के मद्देनज़र आज दून मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल में यहाँ पे मेरे द्वारा निरीक्षण किया। मेरे द्वारा निरीक्षण के दौरान हमारे डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और डीजी हेल्थ अभी साथ में मौजूद थे, और इसमें जो हमारे जो नॉर्मल वार्ड्स हैं और जो हमारे सीवियर वाले पेशेंट्स, जो डेंगू पेशेंट्स एडमिटेड हैं, उनसे भी मैंने वार्तालाप किया और जानने की कोशिश की कि जो पेशेंट्स हैं कहाँ से आ रहे हैं और उनको यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध टाइम पे हो पाई हैं या नहीं हो पाई हैं। गदरपुर के जाफरपुर और शिवपुरा में 2 युवाओं में गुलियन-बेरी सिंड्रोम की पुष्टि हुई है। उधम सिंह नगर के अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि जीबीएस के मर्ज से ग्रस्त युवक का इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल टीम जाकर लोगों का परीक्षण करने के साथ ही जागरूक करेगी। बता दें कि इस बीमारी में मरीज के शरीर में सिहरन के साथ मांसपेशियां कमजोर होती हैं। अगर पैरालिसिस होते हैं, दर्द होता है पैरों में तेज, तो एक तो अनावश्यक दवाई ना ले। स्टेरॉइड इसमें बड़ा खतरनाक होता है ना, तो उसमें कोई अनावश्यक रूप से दवाई ना ले और किसी
चिकित्सक को रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर को देखा है। जानकारी में आया है, मैं अभी सीएमओ को निर्देशित कर रहा हूँ और वो पूरी टीम भेजेंगे। उस गांव में जो भी बीमारी है, जो लोगों को इससे परेशानी हो रही है इस समय, तो उसके इलाज की व्यवस्था के लिए शासन से स्पष्ट निर्देश हैं और मैं सीएमओ को इसके लिए निर्देशित करूँगा, मॉनिटरिंग भी करूँगा कि लोगों को अधिक से अधिक राहत दी जाए और बीमारी बढ़ने न पाए, इस पर रोक लगाए। खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरों से सावधान हो जाइए, क्योंकि हल्द्वानी से जो मामला सामने आया है उससे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि शहर में मौजूद डेयरी और दुकानों में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पनीर, देसी घी, बेसन और दूध के सैंपल लिए। सैंपल को जब जांचा गया तो पता चला कि पनीर में डिटर्जेंट, देसी घी में वनस्पति तेल, दूध में पानी और बेसन में चावल का आटा मिला है। मिलावट करने वाले व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा विभाग ने नोटिस थमा दिया है। अभी अप्रैल से अब तक हम लोगों ने लगभग 107 लीगल सैंपल और 62 सैंपल, लगभग 1.25 के आसपास सैंपल लिए हैं। और इसके अलावा हम लोग जो भी उसमें रिपोर्ट आ रही है उसमें केस भी फाइल कर रहे हैं और इस समय लगभग हमारे 380 केस एडीएम साहब के कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। और उसमें हम हर तरह से, कोई अगर मिलावट कर रहा है तब भी, इसके अलावा कोई एक्सपायरी चीज़ें बेच रहा है तब भी, और या विदाउट लाइसेंस काम कर रहा है, हर तरह के हम लोग केस फाइल कर रहे हैं। मिठाइयों पर बाहर की जो सप्लाई हो रही है उस पर भी लगातार जांच चल रही है। राजधानी देहरादून में भी खाद्य सुरक्षा विभाग एक्टिव मोड पर है, लेकिन तब जब रक्षाबंधन के पर्व को मात्र एक दिन बचा है। जी हां, आलम यह है कि रक्षाबंधन पर लिए जा रहे खाद्य सामग्री के सैंपल्स की रिपोर्ट आने में लंबा समय लगेगा, जिसको लेकर अधिकारी भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। वहीं एफडीए के ज्वाइंट कमिश्नर आर.के. सिंह ने बताया कि इस व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए विभागीय स्तर पर काम किया जा रहा है। को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा, जो हमारे मुख्यालय स्तर पर है, और इनके द्वारा लगातार अभियान चलाया जाना शुरू किया जा चुका है। और हम लोग अपने फूड एंड सेफ्टी व्हील के माध्यम से भी लोगों में जन जागरूकता पैदा कर रहे हैं। यदि खाद्य पदार्थ तुरंत उस पर जाँच पर गलत पाया जाता है, अनसेफ पाया जाता है या उसके नियमानुसार मानक के अनुसार नहीं है, उसको तुरंत नष्ट कर दिया जा रहा है। हल्द्वानी नगर निगम बरसात के चलते क्षतिग्रस्त हुई शहर की सड़कों को जल्द दुरुस्त करेगा। आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि निगम ने खराब सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए लगभग 60 करोड़ का यहां पर एस्टीमेट बनाया है और इसके एवज में नगर निगम के पास फिलहाल 25 करोड़ का बजट है। लिहाजा निगम ज्यादा खस्ताहाल हुई सड़कों को बनाएगा। नगर निगम क्षेत्र हल्द्वानी कारगोदाम में लगभग 60 करोड़ की रोडों के पुनर्निर्माण, मेंटेनेंस, सरफेसिंग के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए हैं और जो मेजर रोडें हैं उनके टेंडर भी कर दिए गए हैं और बारिश रुकने के बाद उसमें काम कराया जाएगा। और जो हमारी मुख्य मार्ग नगर निगम के स्वामित्व में है, खास करके हमारी जो वर्कशॉप लाइन है उसमें बड़े बड़े गड्ढे हुए थे, उनको हम रात में काम करके वहाँ पर ईंटों से उसको भरने का काम कर रहे हैं और जो उसकी सरफेसिंग काम होना है वो बरसात के बाद होगा। और मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भी रोडें ज़्यादा खराब हैं उनका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। रुड़की के झबरेड़ा में बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में दंपति सहित मासूम बच्चे की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर है। एसपी देहात ने बताया कि ट्रैक्टर पुलिस के कब्जे में है, वहीं आरोपी चालक को तलाशा जा रहा है। बता दें कि आरोपी चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया था। एक ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक पर सवार महिला और पुरुष की टक्कर हुई और उसमें बाइक सवार दोनों महिला और पुरुष की मृत्यु हो गई है। बच्चे को भी चोट आई है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उसकी भी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इस संबंध में ट्रैक्टर को कब्जे पुलिस ले लिया गया है। ड्राइवर मौके से फरार है, जिसकी तलाश कराई। गदरपुर में उत्तराखंड प्रांतीय व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष का व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि गदरपुर में उत्तराखंड प्रांतीय व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष अशोक छाबड़ा का व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया। व्यापार मंडल के सदस्यों ने उन्हें उपाध्यक्ष चुने जाने पर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमेशा व्यापारियों के हित में वो आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर हटाई जा रही दुकानों का विरोध करेंगे। इस मामले में भीमताल में महापंचायत भी होगी। साथ ही जीएसटी पर अधिकारियों की मनमानी पर भी आवाज उठाएंगे। जो हमारे व्यापारी हितों की जहाँ तक बात है, अभी पिछले दिनों जो अतिक्रमण के नाम पर मुख्य मार्ग से विशेष रूप से सरकार द्वारा लोग हटाए जा रहे हैं और खास करके व्यापारी वर्ग, तो वो उस बारे में हमारा विरोध है। और अभी हमारी महापंचायत है भीमताल में 2 दिन बाद, तो उसमें भी हमारा यही मुद्दा है मुख्य रूप से कि जो इस तरीके से अतिक्रमण हटा रहे हैं आप, वो जो हम बरसों से हमारे लोग बैठे हुए, रोजी रोटी का संकट हमारे ऊपर आ खड़ा हुआ है और उन सबों को आप या तो स्थापित कीजिएगा
और या फिर इस तरीके से अतिक्रमण ना हटाएं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। खेल दिवस पर धामी सरकार ने खिलाड़ियों को दिया बड़ा तोहफा। खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना की हुई शुरुआत। खिलाड़ियों को हर महीने मिलेगी प्रोत्साहन राशि। फेस्टिव सीजन में एक्टिव हुए मिलावटखोर। डेयरी में बेचा जा रहा मिलावटी सामान। खाद्य विभाग की जांच में फेल हुए सैंपल। व्यापारियों के खिलाफ लिया एक्शन। अब रोजाना 2 घंटे जनता से मिलेंगे सभी जिलों के जिलाधिकारी। सीएम धामी ने दिए सख्त निर्देश। आम नागरिकों की समस्याएं दूर करने की कवायद, अब हल होगी समस्या। उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरकत में स्वास्थ्य महकमा। दून अस्पताल में परखी गई व्यवस्था। जल्द अस्पताल प्रशासन को दी जाएगी जंबो पैक मशीन।